Hello students, welcome to our chemistry class. Today we are going to take surface chemistry part 7. In this class we are going to take about the enzymes, mechanism of enzyme catalysis and application of colloids. So first of all we should know what are enzymes. Enzymes are biocatalysts which catalyze the biochemical reactions. बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं उनको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। जिस प्रकार से इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट, वैसे ही यहाँ पर एंजाइम होते हैं। केमिकली एंजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये सोल्यूबल होते हैं और इमल्सन बनाते हैं और कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को। दीज आर ऑफ हाई मोलिकुलर मासेस, इनका जो मोलिकुलर मास काफ़ी हाई होता है। अब एंजाइम्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी से क्या मतलब है यहाँ पर? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एंजाइम इस्तेमाल करें और वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हम सुक्रोज है, सुक्रोज के ऊपर अगर आप इन्वर्टेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो ही वो उसके ऊपर एक्शन करेगा, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टोज के ऊपर अगर हम इन्वर्टेज का अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल द स्पेसिफिसिटी। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं यूरिया। यूरिया अगर इसके ऊपर यूरिएज एंजाइम के द्वारा एक्शन कराते हैं देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बजाय हम यूरिया की बजाय हम मिथाइल यूरिया लें, इफ वी टेक मिथाइल यूरिया और इसके ऊपर हम एक्शन करवाना चाहें यूरिएज के द्वारा, मामूली से हमने चेंज कर दिया है, हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है यूरिया में, देन देयर विल बी नो एक्शन, यहाँ पर एक्शन नहीं होगा। दिस शोज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एफिशिएंसी का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ एंजाइम टू कैटलाइज द रिएक्शन, हाउ मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो एफिशिएंसी है बायोकैटलिस्ट की, इट मे बी अप टू 10⁻², यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है 10⁻20 टाइम्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी स्पीडली बढ़ता है। हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक समय का जो हम भोजन करते हैं, जो हमारी वन मील है, वो लगभग 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन अवर बॉडी। अगर उस वही चीज़ उतना ही भोजन अगर एंजाइम्स के एब्सेंस में हो, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में नहीं हो तो उसको डिकम्पोज होने में लगभग 50 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एफिशिएंसी एंजाइम्स की वो कितनी ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और ये माना जाता है कि एक सेल में ऑन एन एवरेज मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट। 3000 एंजाइम नहीं बल्कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इतना ज़्यादा जब ये पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में कर रहे हैं तो कितने अमाउंट में चाहिए एंजाइम। एक्चुअली क्या होता है कि लाइक कैटलिस्ट they are regenerated after the completion of reaction, so वो it can be used again and again, बार बार वो इस्तेमाल होता रहता है, regenerate होता रहता है। that's why they are required in very small quantity। एक बार बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट, एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा, दोबारा अवेलेबल हो जाएगा टू कैरी आउट द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। that's why it is required in small quantity। नेक्स्ट बात आती है यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच। सो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम पीएच है क्योंकि तो ब्लड का पीएच 7.4 है, दैट इज
क्वाइट सूटेबल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो जो सूटेबल पीएच है वो हमारा है 7.4 और जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 310 केल्विन। इस टेम्परेचर और पीएच के ऊपर एंजाइम्स का जो एक्शन है वो ऑप्टिमम होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। ऐसे सबस्टांसेस को हम कहते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स। एग्जाम्पल के रूप में एंजाइम एक्टिवेटर्स के लिए आप ले सकते हैं। नॉर्मली क्या है, कोई अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे विटामिन वगैरह प्रेजेंट है या कोई मिनरल आयंस प्रेजेंट हैं, सो दे इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द एंजाइम व्हेन दे आर अटैच्ड टू द एंजाइम एंड दैट्स व्हाई दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन मोर विगरसली देन व्हेन दे आर अलोन। ऐसे सबस्टांसेस को हम कहते हैं को एंजाइम जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो एंजाइम्स के एक्शन को इनहिबिट करते हो, रोकते हो। ये ऐसे केमिकल सबस्टांसेस हैं जो आमतौर पर क्या करते हैं, एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है यानी कि साइट ऑफ रिएक्शन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये उन फ्री फंक्शनल ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करके उनको सब्सट्रेट पर एक्ट करने से रोक देते हैं और इस प्रकार से इनहिबिट कर देते हैं उनको। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। बहुत सी जो ड्रग्स हैं वो इसी बेस पर काम करती हैं। वो क्या करते हैं, किसी एंजाइम और के ऊपर जाती है, वो सब्सट्रेट के साथ कॉम्पीट करती हैं। उनका जो डिज़ाइन है वो सब्सट्रेट के डिज़ाइन से मैच करता है और वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है वहाँ पर अटैच होकर के। इस प्रकार से वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम अपना वर्क कैसे करता है, क्या उसका तरीका है काम करने का, इसको हम समझ सकते हैं लोकेंट की हाइपोथेसिस से। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पर्टिकुलर लॉक को ओपन करने के लिए हमें पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लॉक में कोई भी की लगा के हम उसको ओपन कर सकते हो या उसको बंद कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन की अपनी संरचना होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वैटरनरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब ये टर्सरी या क्वैटरनरी स्ट्रक्चर होता है तो अपनी इसकी पर्टिकुलर शेप होती है हर एंजाइम की। यहाँ पर हमने एक आर्बिट्रेरी एक शेप ली है कोई भी, सपोज करिए कि ये किसी एंजाइम की शेप है। इस एंजाइम के अंदर क्या होता है, कुछ एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, यानी कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये सब्सट्रेट को अटैच करता है। तो यहाँ पर ये मैंने 3 डिप्रेशंस दिखाए हैं जो कि एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन एक्टिव साइट्स के अंदर होता क्या है, यहाँ पर इन एक्टिव साइट्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो फ्री प्रेजेंट होते हैं। लाइक NH2 ग्रुप हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, दे में भी अमीनो ग्रुप हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, SS हो सकता है। इस प्रकार के कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो अमीनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और कुछ जगहों पर थायो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ये यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं ये हेल्प करेंगे सबस्ट्रेट को अटैच करने में। ये हमने रेड में दिखाया है सबस्ट्रेट को। तो जब सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो इसकी एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट हो सके। तो यहाँ पर देखिए पैप लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जो आसानी से इसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक वैसा ही जैसा कि हमने कैटलिस्ट में देखा था, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था हाई एनर्जी का। अब जब ये बनेगा तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ में इंटरेक्शन होगा। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो फ्री हैं वो इससे सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। दे विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर। जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सपोज करिए कि ये स्ट्रक्चर बन गया, नाउ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन नॉट बी अटैच टू द एंजाइम। ये एंजाइम की साइड के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर ये फिट नहीं हो सकता, इनके अंदर फिट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है
इट विल बी रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एज ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बाहर निकल गया और एंजाइम हमारा जो है यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से एंजाइम जो रीजनरेट हुआ है ये फिर दोबारा अपना आगे फंक्शन कर सकता है, दूसरे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को करेक्ट कर सकता है, एंड दिस दैट्स व्हाई द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड दैट्स व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से लॉक-एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा हम इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कुछ एक हम एप्लीकेशन लेते, बहुत से एप्लीकेशन हैं, हम कुछ एक सेलेक्टिव ले रहे हैं। इन मेडिसिन्स के अंदर बहुत एप्लीकेशन हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत सी मेडिसिन है जो कोलाइडल फॉर्म में ही इमल्सन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आर्गाइरोसोल, जो कि एक इमल्सन है सिल्वर का, जो कि आई लोशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसी प्रकार से आप ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एसिडिटी के को से रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में ही यूज किया जाता है। फूड आर्टिकल्स के अंदर मिल्क हम जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, बटर है, आइसक्रीम है, ये सारे कोलाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम फूड आर्टिकल्स के रूप में करते हैं। आर्टिफिशियल रेन किस प्रकार से, जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एक्चुअली में क्या है, इनके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। क्लाउड जो खुद क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स का एक समूह है। सो अगर हम उसके ऊपर जो बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, आइदर दे विल हैव द नेगेटिव चार्ज और द पॉजिटिव चार्ज। इफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है इन क्लाउड्स के ऊपर, तो जो अपोजिटिवली चार्ज आयंस हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करा देंगे एंड एज ए रिजल्ट वाटर के जो वेपर्स हैं वहाँ पर वो हैवी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे कोगुलेशन होने की वजह से, एंड इट रिजल्ट इनटू द आर्टिफिशियल रेन। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराया जा सकता है सुपरसोनिक प्लेन्स वगैरह के द्वारा इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की को स्प्रे करा करके अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। रिवर वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डस्ट काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स डिजोल्व होते हैं। सो जो रिवर वाटर है वो एक्चुअल में क्या है, कोलाइड है। रिवर वाटर ये कोलाइड, वेरियस टाइप ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द रिवर वाटर। नाउ ये हमारा हो गया रिवर वाटर। अब जो सी वाटर है, हमें पता है कि सी वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्ड स्टेट में प्रेजेंट है। हमें पता है कि साल्टी होता है सी वाटर, साल्ट तो लगभग 2.8% के आसपास उसमें NaCl प्रेजेंट है। इट मीन्स इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन प्रेजेंट है। कोलाइडल जो रिवर वाटर है कोलाइड है, इसका मतलब it is also charged particles. So what will happen when the river water comes in contact with the sea water at the seabed? Then what will happen? These colloidal particles will get neutralized by the positively charged ions of present in the sea water, and as a result, coagulation of dust particles take place. सिल्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगा, जिसको नॉर्मली हम सिल्टिंग भी कह देते हैं। सिल्टिंग ऑफ डेब्रिश हो जाता है, या सिल्टिंग ऑफ स्ट्यूरी भी कहा जाता है इसको, सिल्टिंग ऑफ स्ट्यूरी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सी बेड है वो राइज हो जाएगा, एंड द रिवर वाटर हैज टू चेंज इट्स पाथ, उसको अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है, नए डेल्टा बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं, ये लगातार चलता रहता है। और क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सॉइल पार्टिकल्स हैं, बहुत से जो है मिनरल्स वगैरह वो सब प्रेजेंट होते हैं, तो जो डेल्टा इस प्रकार से सेटल होता है, जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी फर्टाइल रहता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन इट, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा टेल ऑफ कॉमेट्स। व्हेन द
comet is passing through the Earth's atmosphere, so what will happen because of the friction, some of the smaller particles of the comet, it they are left behind. जैसे कि सपोज करिए कि ये कॉमेट है, जब ये अर्थ में से पास हो रहा होगा तो इसके पीछे कुछ जो पार्टिकल्स हैं इसके वो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इससे कुछ पार्टिकल्स पीछे छूटते जाएंगे जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं. तो व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट विल पास थ्रू दीज पार्टिकल्स, दे विल गेट इल्यूमिनेटेड बाय द टिंडल इफेक्ट. इसको हम टिंडल इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं. एंड इट विल फॉर्म ए टिंडल कोन. तो यहाँ पर एक टिंडल कोन बनेगा. बिकॉज ऑफ दिस टिंडल कोन फॉर्मेशन इट बिकम्स विजिबल एज ए टेल. इसकी टेल के रूप में विजिबल हो जाता है. तो इसीलिए जब कॉमेट पास हो रहा होता है तो उसके पीछे इस प्रकार से लगता है कि यहाँ पर एक टेल बनी हुई है. सो दिस टेल फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन, and it is because of the left out small particles of the comet which scatters the light. Blood is a colloidal solution. हमारा जो ब्लड है वो खुद क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है. इसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि कोलाइडल रेंज में हैं, इसलिए कोलाइडल रेंज में. क्योंकि ब्लड कोलाइडल रेंज के अंदर है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है ब्लड. तो अगर हम ब्लीडिंग हो रही हो कहीं पर और उसके ऊपर हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड अप्लाई करें तो जो फेरिक आयन प्रेजेंट है Fe3 पॉजिटिव आयन्स, दे विल न्यूट्रलाइज द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट विल स्टॉप ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फेरिक क्लोराइड का एज एन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कोगुलेट कराने के लिए ब्लड पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑयल इन वाटर इमल्स, जब हम अप्लाई करते हैं सॉप, डर्ट क्या है एक्चुअल में, इट इज़ ए ग्रेजी मैटर अलोंग विद डस्ट. तो जो वाटर को अप्लाई करते हैं और साथ में उसके अंदर हम सॉप को इस्तेमाल करते हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में करता है, देन इट फॉर्म्स एन इमल्सन ऑयल इन वाटर. और सॉप उसको स्टेबलाइज करता है और इसके कारण इसके अंदर मिशेल का फॉर्मेशन होता है जो कि क्लींजिंग क्लॉथ को क्लीन करने में हेल्प करता है. तो उसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा सीवेज डिस्पोजल. सीवेज इज ऑल्सो कोलाइड. सीवेज जो है वो भी कोलाइड है. डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. एंड बिकॉज इट इज कोलाइड एंड एज वी नो दैट कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, सो इफ वी अप्लाई अपोजिटिवली चार्ज प्लेट, अगर उसमें से अगर इसको पास कराएं सीवेज को अपोजिटिवली चार्ज प्लेट में से पास करवाते हैं, उसके पास से करवाते हैं विच इज एट हाई पोटेंशियल, देन दीज कोलाइडल पार्टिकल्स विल गेट न्यूट्रलाइज एंड सेटल डाउन. तो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे सीवेज के और जो वाटर है उसमें से वो अलग हो जाएगा. इस प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा. अगर आप वाटर मडी होता है और हम चाहते हैं कि वो वाटर साफ हो जाए तो कई बार तो हम क्या करते हैं उसे अच्छे से स्टायर करके छोड़ देते हैं. तो कुछ देर में जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल, एक प्रकार से हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. लेकिन ये मेथड क्योंकि बहुत तेज़ी से नहीं कर पाते हाथ से तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका जिसके द्वारा हम कर सकते हैं. अगर आपके पास मडी वाटर है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर पोटास एलम, अगर हम उसमें छोटा सा पोटास एलम का पीस डाल करके उसको रोटेट करें तो कुछ मात्रा में जो पोटास एलम है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है. और पोटास एलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है. जो एल्यूमिनियम जो है Al3 पॉजिटिव आयंस बनाता है. इट न्यूट्रलाइज द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मडी वाटर एंड एज ए रिजल्ट वो कोगुलेट हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ देयर कोगुलेशन देयर साइज विल ग्रो एंड दे विल सेटल एट द बॉटम एंड द वाटर विल बिकम प्योर एंड क्लियर दैट कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन. उसको निथार करके तिरछा करके उसको पानी को अलग कर सकते हैं. ऊपर ऊपर से साफ पानी को हम अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा स्मोक प्रेसिपिटेटर. इसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है. कोट्रेल प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं.
कोटरल प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक वायर है और इसके अंदर ये बहुत सी प्लेट्स लगी हुई हैं। यहाँ से सपोज करें कि हम स्मोक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस प्रकार से संरचना हमने बना ली। इसको यहाँ पर ये अर्थिंग की गई है। यहाँ से हमने स्मोक को इंट्रोड्यूस कराया चिमनी में से। ये स्मोक प्रेसिपिटेटर, इसके अंदर ये कोटरल प्रेसिपिटेटर है। कोटरल प्रेसिपिटेटर क्या है, इसके अंदर एक वायर है जिसके अंदर बहुत सी प्लेट लगी हुई है एंड इट इज कनेक्टेड टू ए हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट है। सो व्हाट विल हैपन, स्मोक कंसिस्ट ऑफ कार्बन पार्टिकल, चार्ज कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे स्मोक के अंदर। व्हेन इट विल पास थ्रू द इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेट्स, यहाँ से पास होगा तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज कार्बन पार्टिकल्स हैं, दे विल गेट न्यूट्रलाइज एंड एज ए रिजल्ट दे विल सेटल डाउन। और यहाँ से हमको अलग कर लेंगे। किस प्रकार से, जो राख है कार्बन की वो उसको अलग कर सकते हैं। स्मोक है, एयर है, वही यहाँ से बाहर जा पाएगी। और इस प्रकार से जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम इन्वायरमेंट में जाने से रोक सकते हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारा स्मोक प्रेसिपिटेटर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर क्या है, टैनिन एक केमिकल है जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। बेंजोइक एसिड के बहुत पॉलीहाइड्रोक्सी का एक मिक्सचर है ये। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। क्लोराइड है ये, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड, क्लोराइडल पार्टिकल्स हैं। एनिमल हाइड यानी कि जो स्किन है एनिमल्स की, उसको जिसको हम एनिमल हाइड कहते हैं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड। ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड का काम करता है। अब अगर हम इन दोनों के एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं, यानी कि अगर एनिमल हाइड के ऊपर टैनिन को अप्लाई करते हैं, दे विल गेट म्यूचुअली प्रेसिपिटेटेड, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा। और इस म्यूचुअल कोगुलेशन की वजह से हार्डनिंग हो जाएगी एंड द लेदर विल बिकम हार्ड। इस प्रकार से जिसको हम कहते हैं लेदर का पकना कह देते हैं, लेदर का हार्ड होना, उसी को हम कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। तो ये काम हम करवा सकते हैं टैनिंग। तो यहाँ पर भी हम कोलाइड्स का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आमतौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनकी विशेष इंपॉर्टेंस रहती है। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर थोरोली so that when we are doing the question you can understand properly those questions. Thank you. Have a nice day.